हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सूरज सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द मार्गदर्शक में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी और क्लास 12th की बायोलॉजी में चैप्टर 3 कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इस अध्याय का नाम है मानव जनन, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे ढंग से इस चैप्टर को पढ़ा जाए। तो जैसा कि नाम है स्टूडेंट, मानव जनन, ये बड़ा ही पॉपुलर शब्द है। जनन जनन के विषय में हम पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेसिकली जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सर्वप्रथम यहां स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि आखिर जनन होता क्या है। जनन जीवों का वह अभिलाक्षणिक गुण है जिसमें वह अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है, या दूसरी भाषा में कहें तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवधारी अपनी जैसी नई संततियां उत्पन्न करता है और अपने पीढ़ी एकांतरण को बनाए रखता है। समझ गए? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेंटेन करने के लिए जीवधारी अपनी ही जैसी संततियां उत्पन्न करता है। बराबर समझ में आया कि जनन में बेसिकली होता क्या है कि संततियां उसी के समान उत्पन्न होती हैं। जैसे मनुष्य की संतान प्रायः मनुष्य होती है, घोड़े की संतान प्रायः घोड़ा ही होता है। तो कुल मिला के जनन का ये कॉन्सेप्ट हुआ। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले जो जनन का प्रकार है, जिसको हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, जनन के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये अलैंगिक जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये निम्न कोटि के जंतुओं में पाया जाता है, अमीबा वगैरह में, हाइड्रा वगैरह में। ये संततियां क्लोन उत्पन्न करती हैं। तो ये जनन कैसे होता है, क्यों होता है, जनन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसको हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, ये पाठ का नाम है मानव जनन। तो हम बेसिकली ये सीखेंगे स्टूडेंट कि जो लैंगिक जनन होता है ये मानवों में होता है। मानवों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है लैंगिक जनन। आखिर लैंगिक जनन में होता क्या है? लैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें दोनों गैमेट भाग लेते हैं। मतलब कि नर भी भाग लेता है और मादा भी। और इसमें जो है नर अकेले ही जनन कर लेता है, मादा अकेले जनन कर लेती है। युग्मक बनता नहीं है, अथवा बन भी जाता होगा तो कुल मिला के युग्मकों का संलयन तो बिल्कुल नहीं होता है। यह बात आपको समझ में आई कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें जो है गैमेट की सिनोगैमी नहीं होती है। यह तो क्लियर सी बात हुई। लेकिन जो लैंगिक जनन है जो मनुष्यों में होता है, उसमें जो है नर और मादा दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में सिनोगैमी करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और एक नया शिशु जन्म लेता है। इसके बीच में काफी सारे प्रोसेस हैं। जब वो आएगा तो वो चीज तो हम पढ़ेंगे, या पूर्व में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पहला लेसन मानव जनन में। समझ रहे हैं भैया? आगे बढ़ें। चलिए, अब ये लैंगिक जनन जो होता है इसमें मेल प्लस फीमेल ये दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा
कि ये जो हम बार बार युग्मक की बात करते हैं, आखिर ये युग्मक होते क्या हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे कि लैंगिक अंग, मानवों में जो लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक अंग ये दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग, या इसी को सहायक अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सहायक अंग। अब यहां हम लिख ही दिए हैं मेल प्लस फीमेल ना, तो मेल में कौन सा लैंगिक अंग होता है? तो वृषण, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसमें फीमेल में क्या होता है? अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। अंडाशय को ओवरी बोलते हैं, इसको जो है टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। अब ये लैंगिक अंग हुआ। अब ये जो है कौन सा युग्मक बनाता है? मेल, शुक्राणु, शुक्राणु, जिसको आप क्या बोलते हो स्टूडेंट? स्पर्म बोलते हो। क्या बोलते हो? स्पर्म। अंडाशय क्या बनाता है? ओवम बनाता है। ओवरी क्या बनाती है? ओवम बनाती है। अब याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में, प्रश्न पूछा जाता है कि अंडाशय की संख्या एक जोड़ी, वन पेयर, एक जोड़ी जो है अंडाशय होता है। समझ रहे हैं ना भैया? कितना जोड़ी? एक जोड़ी ओवरी होती है। अब ये स्पर्म जो है, चलिए गैमेट तो बन गए, ओवरी ने ओवम बनाया। अब बात ये आती है कि ओवम कैसे बन गया, ये टेस्टिस में वृषण कैसे बन गया, मतलब वृषण जो है कैसे बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि मादा, मादा, जिसको आप क्या बोलते हो स्टूडेंट? फीमेल बोलते हो। मादा में एक प्रक्रिया होती है आतर्व चक्र, आतर्व चक्र, जिसे क्या बोलते हो आप? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्रति महीने 28 दिन की प्रावस्था होती है। ये प्रतिदिन और प्रति मंथ जो है ये साइकिल चलती रहती है। इसको आतर्व चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, तमाम जो है नामों से इसे जाना जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान जो है अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण बोले तो, अंडाणु का निर्माण बोले तो अंडाणु के बनने की प्रक्रिया इसी में जो है संपन्न होती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा जो एक बनता है वो जो है सीधे कहां पहुंचता है? फैलोपियन नलिका में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि निषेचन कहां संपन्न होता है? निषेचन जो है, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहां संपन्न होता है? मादा शरीर में, मादा शरीर में। और कहां पे? तो फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये मादा शरीर में संपन्न होता है। कहां पे संपन्न होता है? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में ओवम यानी कि अंडाणु इंतजार कर रहा होता है कि शुक्राणु आए और उसके साथ वो डिफ्यूज हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये जो है, अब देखिए फैलोपियन नलिका में पहुंच गया कौन? अंडाणु। अब वहां पे इंतजार कर रहा है कि इसको स्पर्म मिले, लेकिन स्पर्म कैसे मिलेगा? तो कापुलेशन, मैथुन अथवा संभोग, बहुत सारे नाम हैं, चाहे जिस नाम से पुकार लीजिए। तो मैथुन कापुलेशन के द्वारा एक तरल के रूप में, जिसे वीर्य कहते हैं, ये जो नर होता है वो मादा के शरीर में इसे छोड़ देता है एक तरल के रूप में, एक लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम इस सीमेन अथवा वीर्य कहते हैं। तो ये फैलोपियन नलिका में दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं
और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो कहने का मतलब कि उधर अभी हम पढ़ रहे थे कि मानव जो होता है वो क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। तो लैंगिक जनन में वास्तव में होता क्या है, लैंगिक जनन में होता है कि ये जो युग्मक होते हैं, गैमेट होते हैं, गैमेट्स की सिनोगैमी होती है। समझ गए ना भैया, गैमेट्स की क्या होती है, सिनोगैमी होती है। सिनोगैमी होती है तो फर्टिलाइजेशन होता है, तभी तो जन्म कहा जाएगा। वैसे भी आप निषेचन की परिभाषा पूर्व में पढ़ चुके हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन, परस्पर संलयन को निषेचन कहते हैं, अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो निषेचन मादा के शरीर में हो रहा है वो कहां संपन्न होता है, फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। समझ गए ना भैया। अब जो है आगे बढ़ते हैं। जीवधारी दो रूप में जन्म लेते, मतलब कि जीव का शरीर जो है दो रूपों में निर्मित होता है। समझ रहे हैं, अंडयुज, अंडयुज, अंडयुज और जरायुज, अंडयुज और जरायुज, जरायुज, अंडयुज और जरायुज, बीबी पोरस कहते हैं और इसको जो है ओवी पोरस कहते हैं। समझ में आया। अब अंडयुज का क्या मतलब होता है, अंडयुज इसको बीबी पोरस कहते हैं भैया, ठीक है, इसको ओवी पोरस कहते हैं। तो अंडयुज जो होते हैं वो अंडे के रूप में जन्म देते हैं शिशु को, अंडे के रूप में, अंडे के रूप में, और ये परिपक्व शिशु के रूप में, शिशु के रूप में, शिशु। अब जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ऐसे कह लीजिए कि स्तनधारी जरायुज होते हैं, जरायुज होते हैं, मतलब कि सजीव प्रजक होते हैं, सजीव प्रजक। अब कहेंगे कि सर क्या दुनिया में जितने भी स्तनधारी होते हैं वो सब जरायुज होते हैं, मतलब सभी बच्चे को जन्म देते हैं? जी नहीं, अपवाद है। अपवाद यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा स्टूडेंट। अपवाद है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी प्लेटिपस, प्लेटिपस और एग्डीना प्लस एग्डीना, प्लेटिपस और एग्डीना, ये स्तनधारी होते हुए भी, ये स्तनधारी होते हुए भी क्या करते हैं, अंडे के रूप में जो है शिशु को जन्म देते हैं। और ये जो अंडे के रूप में तो देते ही हैं, जैसे सरीसृप है, सरीसृप, पक्षी, उभयचर, ये सब जो है अंडयुज होते हैं। समझ रहे हैं, सरीसृप, पक्षी, उभयचर, ये सब जो है अंडयुज होते हैं, स्तनधारी जरायुज होते हैं। कहने का मतलब ये विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये क्या करते हैं, विकसित शिशु को जन्म देते 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 हैं। समझ गए भैया, अंडयुज जरायुज। क्लियर सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े बच्चों। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, अंग जैसे बच्चे सबसे पहले द्वितीयक लैंगिक अंग में हम नर की बात कर लेते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं जो किसी हार्मोन्स का स्रावन नहीं करते हैं। समझ रहे हैं, द्वितीय अंग ये सहायक अंग होते हैं। जैसे अगर नर में बात करें तो शुक्राशय ना, पेनिस हो गया, शुक्रवाहिका, ये सब सहायक ग्रंथियां हैं। मादा में गर्भाशय, वेजाइना,
ये सब क्या है, सहायक है। स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, ये सब जो है द्वितीयक लैंगिक अंग है, सहायक अंग है, जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। समझ गए स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि लैंगिक जनन कब होता है, क्या कोई अवस्था होती है इसकी, आखिर ये कैसे संभव हो पाता है लैंगिक जनन, यही तो बात है ना भैया। तो लैंगिक जनन कब होता है, लैंगिक जनन कब होता है, लैंगिक जनन कब होता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं नर और मादा में जिससे कि ये पता चलता है कि अब ये लैंगिक जनन करने योग्य हो गए हैं। तो उसको हम बोलते हैं यौनारंभ। क्या बोलते हैं? यौनारंभ। ये जो है नर में 13 से 14, 12 से 13 कर दीजिए, और 10 से 12। मादा में यौनारंभ जल्दी प्रारंभ होता है। समझ रहे हैं? यौनारंभ जब लैंगिक अंगों का, ऐसे कह लीजिए, लैंगिक अंगों का विकास होता है, लैंगिक अंगों का विकास होता है, विकास होता है, लैंगिक अंगों का विकास होता है, इसको क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं, प्यूबर्टी एज कहते हैं। यौवन प्राप्ति, यौन प्राप्ति एज कौन सी होती है भैया? जब ये इनके लैंगिक अंग परिपक्व हो जाते हैं। लैंगिक अंग क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। लैंगिक अंग परिपक्व हो जाते हैं, लैंगिक अंग परिपक्व हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? यौन प्राप्ति। इस हिसाब से अगर कहें तो जो नर होता है इसमें 45 से 50 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, जिससे ये तब उसके बाद प्रजनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन नर में ये बात लागू नहीं होती है, इसकी आयु निर्धारित नहीं है कि नर जो है कितनी एज तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एबल बने रहते हैं। समझ गए ना बच्चों? चलिए, अब एक प्रश्न उठता है कि जो लैंगिक अंग होते हैं वो विकसित तो होते हैं, ठीक है, जैसे समझ में आ रहा है कि 12-13 साल में लड़कियां विकसित हो जाती हैं, लड़के जो है 13 से 14 साल में विकसित हो जाते हैं। अब अगर इसके इस हिसाब से बच्चे प्रावस्था देखी जाए, इसके हिसाब से प्रावस्था देखी जाए तो 3 प्रावस्थाएं बनती हैं। शिशु प्रावस्था, शिशु प्रावस्था, दूसरा जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था, तीसरा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। शिशु प्रावस्था मानी जाती है 11 साल तक, 10 से 11 साल तक। शिशु प्रावस्था का मतलब कि वो जो जनन करने योग्य नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? शिशु प्रावस्था बोलते हैं। कहने का मतलब यहां पे उस तरह ना समझिएगा कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ऐसा नहीं। जनन के आधार पर जब जीवधारी जनन नहीं कर पाने में सक्षम होते हैं तो उनको क्या शिशु प्रावस्था कहा जाता है, 10 से 14। फिर दूसरा लिख रखे हैं जनन प्रावस्था, जब वो जनन करने योग्य हो जाते हैं 13 से 14 साल के बाद। अब वृद्धावस्था तब तक मानी जाती है, तब तक नहीं मानी जाती है जब तक जनन करने योग्य है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है महिलाओं में तो एक निश्चित हो जाता है भैया 50, 55 या 45, 50 जो भी कह लीजिए इनमें, लेकिन नर में ये चीजें डिसाइड नहीं होती हैं। समझ गए? समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे
जब पुबर्टी एज होती है तब नर और मादा में क्या क्या लक्षण जो है परिलक्षित होने लगते हैं, जिससे कि ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है अब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने लायक हो गए हैं। तो नर में नर और मादा दो चीजों की बात करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, नर में जो है मांसपेशियां मस्कुलिन बॉडी होने लगती है, मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं स्टूडेंट, मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। और यहां पे कहिए तो ये इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होने लगती है। कैसी होने लगती है? इनकी बॉडी सॉफ्ट होने लगती है। दूसरा, आवाज का भारीपन, आवाज का भारीपन, आवाज का भारीपन, आवाज का सुरीलापन, सुरीलापन, आवाज का भारीपन, आवाज का भारी होना, कहने का मतलब कि इनकी जो है आवृत्ति वो कम होती है, आवृत्ति कम होती है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। यानी कि अगर पुरुष चिल्लाएगा तो बगल में तो बहुत तेजी से सुनाई देगा, लेकिन दूर तक सुनाई नहीं देगा। उसी तरह अगर स्त्री जो है, इसकी आवृत्ति जो है ज्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। कहने का मतलब स्त्री अगर चिल्लाएगी तो बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देगा, बगल में भले ही ना सुनाई दे लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देगा। समझ रहे हैं? इसीलिए देखिए मोबाइल पर या कहीं जो लड़कियां होती हैं वो रिसेप्शन में दिखाई देती हैं, मतलब कि आपको कोई चीज बताना है, पूछना है, कोई सलाह लेना है, किसी ऑफिस में जाते हैं, या मोबाइल पर जो है बैलेंस खत्म हो जाता है तो लड़की फोन करती है। समझ रहे हैं? तो इसका एक कारण और है कि आवाज का मधुर होना, तारत्व जो है उसका बेहतरीन होता है, जिससे आप कायदे से सुन पाते हैं। इसीलिए जो है ऐसे स्थानों पर लड़कियों को रखा जाता है, क्योंकि आवाज जो है मधुर होती है। समझ रहे हैं? और इनकी जो पिच होती है, जो वॉइस पिच होती है, जिसको आप लैरिकन्स बोलते हो, उसका व्यास कम होता है। इनमें लैरिकन्स का व्यास अधिक होता है। बांस और बांसुरी वाला सिस्टम होता है, जैसे बांस की आवाज, बांस और बांसुरी मतलब फटे बांस कहते नहीं, फटे बांस जैसी आवाज लगा रहे हो। तो कुल मिला के जो है जो पिच होती है, वॉइस पिच होती है, उसका कमाल होता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं भैया दोनों में, कि बॉडी जो है सॉफ्ट हो जाती है, आवाज का सुरीलापन हो जाता है। और यहां तीसरे नंबर पर आता है कि शरीर पर बालों का, शरीर पर बालों का उत्पन्न होना, कहीं भी बगल में, सीने पर, पैर में, जननांगों पर। लेकिन इसमें केवल प्यूबिस हेयर पाए जाते हैं स्टूडेंट। प्यूबिस हेयर मतलब कि यहाँ पे इनमें दाढ़ी मूछ आ जाना, इसमें ना तो दाढ़ी मूछ आती है, ना तो अनावश्यक जो है बालों का पाया जाना होता है, लेकिन प्यूबिस हेयर पाए जाते हैं। मुख्यतः जननांगों पर बाल जो है पाए जाते हैं। तो ये प्यूबर्टी एज में नर और मादा, फीमेल और मेल में कुछ जो है बेसिक डिफरेंसेस हैं, जिनकी सहायता से जो है जाना जा सकता है कि इनमें जो है प्यूबर्टी एज में क्या क्या अंतर होता है। अब ये सब चीजें आप समझे, एक प्रकार से मानव जनन का इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट आपके सामने। अब मानव जनन कैसे होता है, इसके लिए तमाम अंग जो है पार्टिसिपेट करते होंगे। नर जनन अंग, मादा जनन अंग, नर जनन अंग में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, मादा जनन अंग में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, इन सबको हम जो है देखेंगे, तभी जो है जनन के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आज तो हमने आपको बताया कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन कैसे संभव हो पाता है ना, लैंगिक जनन कैसे संभव हो पाता है, परिपक्व एज क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में जाना। कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, हमने आपको बताया कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं
वो नर में जो है शुक्राणु स्पर्म होता है, मादा में ओवम यानी कि अंडाणु होता है, अंडाणु अंडाशय में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आतरु चक्र की क्रिया के पश्चात जो है बनते हैं। ये मासिक चक्र भी कहते हैं। ये प्रत्येक महीने जो है होने वाला चक्र है। उसके बाद टेस्टिस का निर्माण तो वैसे 6-7 साल की अवस्था में ही टेस्टिस विकसित होने लगता है। हाँ, और एक चीज, युग्मक बनने लगते हैं तो उसको कहते हैं कि ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मादा में अंड का बनना अंडाणु जनन कहलाने लगता है। तो तमाम सारी ऐसी प्रोसेस हैं। इसके बाद हम तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसके द्वारा जो है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। वास्तव में लैंगिक जनन क्या होता है, भ्रूण क्या होते हैं, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, अंडाशय क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, मूत्राशय क्या होता है, मूत्रमार्ग क्या होता है, वेजाइना क्या होती है, पेनिस क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के कार्य क्या होते हैं, वेजाइना के कार्य क्या होते हैं, अंडाशय यानी कि ओवरी के कार्य क्या होते हैं, मासिक चक्र कैसे कैसे किन किन अवस्थाओं में संपन्न होता है, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, कोरकुटी क्या होता है, इन तमाम संरचनाओं के बारे में हम अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूर बताएंगे और प्रतिदिन आप हमारे साथ बने रहें। हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। तो मस्ती के साथ बायोलॉजी पढ़ते रहिए। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल हम बच्चों पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक आप अपने प्यारे चैनल दमार दर्शक में जुड़े रहिए और मस्ती के साथ अपने बायो एजुकेटर सूरज सर के साथ मस्ती के साथ बायोलॉजी पढ़ते रहिए। तब तक सभी बच्चों को चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।